नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के हमारे पठन पाठन का विषय है कामायनी का चिंता सर्ग भाग 6। आपको विदित है कि चिंता सर्ग के विभिन्न पद्यांश हम हर बार लेते हैं और उनकी सप्रसंग व्याख्या करते हैं। आज जिन पद्यांशों का हम अध्ययन करेंगे वो आपके समक्ष उपस्थित हैं। आइए पहले इनका सस्वर वाचन करते हैं, तत्पश्चात इनके कठिन शब्दों के बारे में एवं उनके अर्थों के बारे में जानकारी लेंगे। वास्तविक चिंता सर्ग यहीं से आरंभ माना जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो चिंता है उसका विभिन्न विशेषणों और अलंकारों की सहायता से वर्णन किया जा रहा है। ये मनु के सोच विचार के क्रम में ही समाहित है। वो मन ही मन चिंता को संबोधित कर रहे हैं और विभिन्न विशेषणों और अलंकारों के माध्यम से अपने मन की उलझन को प्रकट कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि चिंता एक संचारी भाव है। इसका पारिभाषिक अर्थ अगर किया जाए तो हम कह सकते हैं कि इष्ट या अभीष्ट की हानि या अप्राप्ति अथवा अनिष्ट की प्राप्ति से उत्पन्न दुखात्मक जो चित्तवृत्ति होती है उसी को हम चिंता कहते हैं। तो इसका सस्वर वाचन करते हैं। ओ चिंता की पहली रेखा, अरि विश्ववन की व्याली। ओ चिंता की पहली रेखा, अरि विश्ववन की व्याली। ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंप सी मतवाली। हे अभाव की चपल बालिके, रे ललाट की खल लेखा। हे अभाव की चपल बालिके, री ललाट की खल लेखा। हरी भरी सी दौड़ धूप, ओ जल माया की चल रेखा। ये इसका सस्वर वाचन था। आइए इन पद्यांशों से संबंधित कुछ कठिन शब्द जान लेते हैं, उनके अर्थों पर गौर कर लेते हैं। इस पद्यांश से संबंधित जो कठिन अर्थ हैं उसमें से पहली रेखा, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि पहली रेखा का अर्थ करने की आवश्यकता क्या है, लेकिन पहली रेखा यहाँ चूँकि मनु जो थे वो देव जाति से संबंधित थे और देव जाति प्रायः निश्चिंत होती है, उन्हें कोई चिंता होती ही नहीं है। ये प्रथम अवसर था जब मनु के मन में पहली बार चिंता का प्रवेश हुआ है जल प्रलय के कारण। तो निश्चिंत मनु के जीवन में पहले पहल आने वाली को पहली रेखा कहा गया है। विश्ववन रूपक अलंकार है, संसार रूपी जंगल। व्याली कहा गया है सर्पिणी को अथवा नागिन को। ज्वालामुखी शब्द आपने खूब सुना हुआ है कि मुख्य रूप से पर्वत होते हैं, पर्वतों में उनके मुख पर या मुख के आकार के बड़े बड़े गड्ढे पाए जाते हैं। उन गड्ढों में से कभी आग की लपटें निकलती हैं, कभी गली हुई वस्तुएं निकलती हैं, पत्थर निकलते हैं, राख निकलते हैं, धुएं के बादल और भी जाने न जाने क्या क्या। तो ऐसे जो पर्वत होते हैं वो ज्वालामुखी पर्वत कहे जाते हैं। स्फोट का मतलब फटना या उद्गार है। स्फोट से जो प्रायः प्रचलित शब्द बनता है वो विस्फोट है। कंप का अर्थ भूकंप या भूचाल से है, हम जानते हैं, धरती का कांपना। मतवाली, मतवाली का अर्थ है उन्मत्त। ठीक है, मद से मत उन्मत्त हो गया। अभाव का अर्थ आप सब जानते हैं, न होना या इष्ट पदार्थ की अप्राप्ति। कोई इच्छित वस्तु नहीं मिलती है तो उसे अभाव कहा जाता है। चपल का अर्थ चंचल है, अस्थिर है। कुछ और कठिन शब्द जान लेते हैं।
बालिके, बालिके बालिका का संबोधन है, ये तो सब जानते ही हैं, लेकिन पुत्री के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है, हुआ है। ललाट का अर्थ है भाल अथवा मस्तक। खल आप जानते हैं, हिंदी फिल्मों में खलनायक होता है, तो चूंकि वह क्रूर होता है, दुष्ट होता है, तो खल का अर्थ हो गया क्रूर, दुष्ट। लेखा, लेखा रेखा के लिए आता है, लेख के लिए भी आता है। लिपि, ठीक है, हम जो अंकित करते हैं, पृष्ठ पर कुछ चीज़ लिखते हैं विशेष प्रकार के संकेतों में, वो लिपि। हरी भरी सी का अर्थ है यहाँ कुछ कुछ आशा और प्रसन्नता से युक्त। दौड़ धूप का अर्थ है भाग दौड़ या अथक प्रयास। जल माया, जल माया का अर्थ है आभासित जल, मरुमरीचिका। बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं तो प्राय हम देखते हैं कि सड़क पर, डामर की सड़क पर भी ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जल की लहरें इधर से उधर जा रही हों, लेकिन वो केवल दृष्टिभ्रम होता है। गर्मी, ग्रीष्म, अत्यधिक ग्रीष्म के कारण उत्पन्न हुआ प्रभाव है। रेगिस्तानों में भी ये पाया जाता है और विशेष रूप से वहीं पाया जाता है। और जो रेगिस्तान के जानवर हैं, पूरे रेगिस्तान में, क्योंकि जहाँ होते हैं वहाँ से दूर दिखता है तो उन्हें लगता है कि जल आगे है, आगे जल की तलाश में जाते हैं तो और आगे नजर आता है। इस प्रकार वो भटकते भटकते केवल दृष्टि भ्रम के कारण, प्यास के कारण मर जाते हैं। ना तो उनकी प्यास बुझ पाती क्योंकि जल तो होता ही नहीं है। इस कारण इसको नाम दिया गया है मरुमरीचिका। चल रेखा का मतलब है चंचल रेखा के समान दृश्यमान लहर। ऐसी रेखा जो चंचल है, अस्थिर है, एक जगह रुकती ही नहीं है, कभी यहाँ दिखाई देती है, कभी वहाँ दिखाई देती है, लेकिन दिखाई देती है इसलिए दृश्यमान है। ये आपके कठिन शब्द हो गए। इसके पश्चात प्रसंग पर आते हैं। आपको ध्यान है ही कि प्रसंग में जो पद्यांश है, प्रसंग का जो विषय है, वह पद्यांश, उस पद्यांश के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। ग्रंथ है कामायनी का, ग्रंथ कामायनी है और कामायनी का चिंता सर्ग हम पढ़ रहे हैं। संदर्भ क्या है कि देवजाति के विनाश से व्यथित मनु, देवजाति का नाश हो गया, मनु भी देवजाति के ही थे तो उससे उन्हें अत्यधिक कष्ट हुआ। तो देवजाति के विनाश से व्यथित मनु चिंता को संबोधित करके अपनी मर्म वेदना अभिव्यक्त कर रहे हैं, अपने हृदय की जो पीड़ा है वह अभिव्यक्त कर रहे हैं। ये हो गया इसका प्रसंग। आइए अब इसकी व्याख्या पर आते हैं। पहले दो पंक्तियां लेते हैं, फिर अगली दो पंक्तियां लेते हुए इस तरह से अपन इसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। ओ चिंता की पहली रेखा, अरी विश्ववन की व्याली, कि हे मेरे जीवन में पहले पहल पदार्पण करने वाली, पैर रखने वाली चिंता, तू इस संसार रूपी वन में, विश्व वन की व्याली मतलब संसार रूपी वन में, तू उस सर्पिणी के समान है जो अपने विष में जहरीले प्रभाव से लोगों के प्राण हर लेती है। तेरी वजह से अनेक व्यक्ति इस संसार रूपी वन में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंपसी मतवाली, कि तू, कौन, चिंता को संबोधित कर रहे हैं कि हे चिंता, तू ज्वालामुखी के विस्फोट की भांति दारुण है, दुखदाई है। जैसे ज्वालामुखी का आरंभिक उद्गार, उसके अंदर से निकलने वाली विभिन्न वस्तुएं भयंकर भूकंप से सबको थर्रा देता है, कंपा देता है, वैसे ही तू भी जीवन में आते ही लोगों को संत्रस्त कर देती है, दुखी कर देती है, भयभीत कर देती है। और मतवाली, प्रथम कंपसी मतवाली, और उन्मत्त एवं विवेकहीन होकर सबके क्लेश का कारण बनती है। ठीक है, मतवाली विशेषण है। और जैसे मतवाला व्यक्ति कब क्या कर बैठेगा कुछ नहीं कहा जा सकता, वैसे ही चिंता को भी मतवाली कहा गया है कि चिंता से ग्रस्त व्यक्ति कब क्या कुछ कर डाले अपना मानसिक संतुलन खोकर, वो नहीं कहा जा सकता, उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसलिए चिंता को मतवाली विशेषण दिया गया है। आगे देखते हैं। हे अभाव की चपल बालिके, री ललाट की खल लेखा,
स्क्रीन पर आपको रे ललाट दिखाई दे रहा है, संभव ये री है, रे त्रुटि के कारण लिख दिया गया है, तो आप इसे री पढ़ें क्योंकि स्त्रीलिंग है, तो रे की जगह री। चिंता स्त्रीलिंग है। हे अभाव की चपल बालिके, हे चिंता तू अभाव की चंचल पुत्री है, क्योंकि तेरी उत्पत्ति, चिंता की उत्पत्ति अप्राप्त वस्तु की भावना से होती है। जब हमें कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती, हम जब इच्छित वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाते हैं या हमारा अनिष्ट हो जाता है, तो हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं। तो हे चिंता तू अभाव की चंचल पुत्री है, क्योंकि तेरी उत्पत्ति अप्राप्त वस्तु की भावना से होती है, तू एक विषय पर केंद्रित नहीं रहती तथा मनुष्य के मन को अथवा चित्त को भी अस्थिर कर देती है। री ललाट की खल लेखा, तू मनुष्य के मस्तक पर अंकित दुर्भाग्य की क्रूर लिपि है, उसके पूर्वकृत पाप का परिणाम है अथवा भावी अमंगल का संकेत है। हरी भरी सी दौड़ धूप, ओ जल माया की चल रेखा। हरी भरी सी दौड़ धूप कि तुझसे प्रेरित होकर मनुष्य भागदौड़ करता है, आशान्वित होकर या प्रेरित होकर भागदौड़ करता है, अथक परिश्रम करता है, और तू क्या करती है? जल माया की चल रेखा, और तू उसे मृग मरीचिका की भांति भ्रांति कारिणी, भ्रांति में डालने वाली लहरों की भांति, भ्रमित करने वाली लहरों की भांति कल्पना लोक में भरमाती रहती है, अर्थात कभी उसे प्राप्ति का सुख या निश्चिंतता का सुख प्रदान नहीं करती। ये हो गई इसकी व्याख्या। आइए इस पद्यांश से संबंधित कुछ विशेष बातों को जान लेते हैं। सर्वप्रथम इन पद्यांशों में चिंता का मानवीकरण किया गया है। ठीक है, मानवीकरण अलंकार विद्यमान हो गया कि जहाँ अचेतन वस्तु पर या मानव से इतर जो वस्तुएं हैं उन पर मानव के कार्यों का या भावों का आरोप कर दिया जाए तो मानवीकरण अलंकार हो जाता। तो चिंता के मानवीकरण और संबोधन, ओ चिंता की पहली रेखा संबोधन है। संबोधन द्वारा कवि ने मनु की स्मरण जनित दुख की अनुभूति की जीवंत अभिव्यक्ति की है कि मनु याद कर करके दुखी हो रहे हैं, तो याद करके दुख को जो अनुभव कर रहे हैं उसका बिल्कुल चित्र उकेर दिया है कवि ने, उसकी जीवंत अभिव्यक्ति की है। दूसरा, ज्वालामुखी स्फोट, इससे मनु के आकस्मिक संताप की, जैसे ज्वालामुखी होता है तो कई ज्वालामुखी अचानक फूट पड़ते हैं, उनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, तो आकस्मिक संताप का, आकस्मिक दुख का मालूम चलता है। और पहली रेखा एवं प्रथम कंप के ध्वन्यात्मक प्रयोग से उनके जीवन में पहली बार अप्रत्याशित रूप से चिंता के मार्मिक प्रभाव की व्यंजना हुई है। तो किसी व्यक्ति के जीवन में अगर पहली बार चिंता प्रवेश करती है तो उस पर जो जो प्रतिक्रियाएं होनी होती हैं वो कवि ने ज्वालामुखी स्फोट के माध्यम से, पहली रेखा के माध्यम से, प्रथम कंप के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से अभिव्यक्त किया है। अभाव की चपल बालिका, खल लेखा, हरी भरी सी दौड़ धूप, जल माया की चल रेखा, ये विशेषण, इन विशेषणों द्वारा कवि ने चिंता के स्वरूप और परिणामों की, उसके कारण और कार्य की प्रभावशाली व्यंजना की है। ठीक है, कि पहला चरण क्या है इसमें? पहला चरण ये है कि चिंता को अभाव की बालिका कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि उसका प्रादुर्भाव अभाव की अनुभूति से होता है। दूसरा चरण क्या है कि लोगों में विश्वास है या लोक विश्वास है, आम व्यक्ति ये विश्वास करता है कि मनुष्य के जन्म लेने से पूर्व ही विधाता ने उसके ललाट पर उसका भाग्य लिख दिया है, उसे ही भाग्य लिपि या भाग्य रेखा कहते हैं। और अमंगल या दुर्भाग्य की सूचक होने के कारण चिंता को खल लेखा कहा गया है। तीसरा चरण क्या है कि तीसरा चरण ये है कि हरी भरी सी दौड़ धूप है ये, कि जब मनुष्य के पास अभाव होता है, मनुष्य को कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती है, तो वह उसकी पूर्ति के उपायों के विषय में चिंतन करता है और फिर आशान्वित या उत्साहित होकर इष्ट सिद्धि के लिए घोर प्रयत्न करता है, किंतु अधिकतर असफलता ही उसके हाथ लगती है। चौथा चरण क्या है? कवि के अनुसार चौथा चरण ये है कि चिंता रेगिस्तान में बालू की राशि पर चमकती हुई धूप या पानी की लहरों की भांति प्रतीत होती है। माया की तरह भ्रामक होने के कारण, क्योंकि माया भी व्यक्ति को भ्रमित करती रहती है, तो उसी माया की तरह भ्रामक होने के कारण यह जल माया है। और जो तृषित या प्यासे जो हरिण हैं उसे जल तरंग समझकर ज्यों ज्यों उसकी ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे ही वह आगे खिसकती जाती है, इसलिए ये चल रेखा है।
तो इस पद्य में चिंता के कारण उसके लक्षण व कार्य का भी जो सारगर्भित निरूपण है वह उल्लेखनीय है। मतलब कवि ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसका वर्णन किया है। अलंकारों की बात करें तो पहले मानवीकरण अलंकार का नाम आ चुका है। दूसरा विश्व पर वन का आरोप किया गया है और चिंता पर व्याली के आरोप द्वारा परंपरित रूपक की निबंधना की गई है। और इस परंपरित रूपक के माध्यम से चिंता की भयावहता, क्लेशकारकता एवं घातकता की जो व्यंजना है वह बहुत ही अच्छे ढंग से इस पद्यांश में कवि प्रकट करता, अभिव्यक्त करता है। तो परंपरित रूपक कहाँ होता है? जहाँ दो रूपक होते हैं और दोनों रूपक किसी विशेष कारण द्वारा, कारण कार्य संबंध द्वारा आपस में संबंधित होते हैं। जैसे यहाँ विश्व को अगर वन बता दिया गया तो फिर चिंता को उस वन में रहने वाली सर्पिणी बता दिया गया। तो ये दोनों रूपक आपस में जुड़ गए तो परंपरित रूपक हो गए। अन्य अलंकारों पर गौर करें तो अनुप्रास अलंकार है, मानवीकरण है, रूपक का नाम आ ही गया, उल्लेख अलंकार है। उल्लेख अलंकार आपको ज्ञात ही है कि जहां पर एक ही वस्तु का अनेक रूपों में उल्लेख करके वर्णन किया जाता है वहां पर उल्लेख अलंकार हो जाता है। चिंता के संबंध में यहाँ एक चिंता के बारे में कही जा रही हैं सारी बातें और बहुत सारी चीजें बहुत सारे तरीके से उसका वर्णन किया गया है, तो फलतः उल्लेख अलंकार विद्यमान हो गया। तो ये आपकी विशेष बातें हो गई। अब इससे संबंधित आप गृह कार्य अंकित कर लीजिए। आज का गृह कार्य है कि कवि ने चिंता के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया है, आपको वो विशेषण बताने हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।